Assalamu alaikum. Welcome to Harfan Mola channel. Yesterday I told you about the political system, and today I will tell you about the Plato's ideal state theory. तो फाइनली आज हम फिलोसफी सेक्शन से स्टार्ट लेंगे, तो जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्लाटो ने जो है कि वो आइडियल स्टेट के बारे में अपने क्या व्यूज़ दिए हैं। क्योंकि एक स्टेट ही वो चीज़ होती है कि जिसमें लोग रह रहे होते हैं और वो ये चीज़ इंश्योर कर रहे होते हैं कि उनके पास जो लॉज होते हैं उन लॉज को वो इन द रियल वे एंड इन एग्जैक्ट मैनर दे आर अप्लाइंग। तो स्टेट, सबसे पहले जब स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट होती क्या है, तो इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं हम। अ स्टेट इज़ पॉलिटिकल कम्युनिटी दैट ऑक्यूपाइज टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, लॉज। तो टेरिटरी की सबसे पहले हम बात करेंगे। टेरिटरी में हमारे पास क्या होता है कि अब जिस तरह हमारी कंट्री पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान एक टेरिटरी है जिसमें हमारे 4 प्रोविंसेस हैं और हमारे पास एक रहने के लिए एक टेरिटरी होती है जिसको आप ये कह सकते हो कि हाँ जी ये हमारी कंट्री है। जिस तरह पाकिस्तान का मतलब कि जो टोटल एरिया है वो 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है, जो कि हम 8 से पढ़ते आए हैं। उर्दू में मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद जो सेकंड सेगमेंट होता है वो स्टेट का, वो पॉपुलेशन होती है, जिसमें हम उर्दू में इसको कहते हैं कि हमारी टोटल जो है वो आबादी कितनी है। देन आ जाता है हमारे पास गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो होती है वो किसी भी कंट्री के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही आपकी वो इंस्टीट्यूशंस और वो आपकी स्टेट मशीनरी होती है कि जो आपकी कंट्री को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से चला रही होती है। फॉर एग्जांपल अब गवर्नमेंट के अंदर 3 हमारे सेगमेंट्स आ जाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर है और थर्ड वन जो है हमारे पास जुडिशरी है। तो इन तीनों को चलाने के लिए जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन बनाई जाती है, तो वो उस ओवरऑल चीज़ों को जो मैनेज करने का नाम है वो गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट के अंदर फिर हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर उनके अकॉर्डिंगली जो कैपेबिलिटीज़ और क्वालिफाइड पर्सनस होते हैं हम उनको हायर करते हैं, जो कि पॉलिसीज़ बनाते हैं। फिर उन पॉलिसीज़ को हमारी कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। और फोर्थ वन, लॉज। लॉ क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को फुलफ़िल ना कर रही हो, तो लॉज जो होते हैं कि वो उस टाइम पे ब्रेक हो जाते हैं। बेसिकली ये प्रिंसिपल्स होते हैं कि जब एक इंसान जो आपकी जो एक तय करदा चीज़ होती है उससे हट के बिहेव कर रहा होता है, जो कि इमोरल एक्ट होता है, तो जो लॉ होता है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है और उस इंसान को जो है वो उसके अगेंस्ट फिर पनिशमेंट दी जाती है। तो ये जब 4 चीज़ें होंगी तो वो आपकी स्टेट बनती है। अब इसके बाद अब प्लाटो ने जो आइडियल स्टेट की थ्योरी पेश की, अब उसके उसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले जो प्लाटो ने आइडियल स्टेट के बारे में कहा, दैट इज़ रूल ऑफ फिलॉसफी। रूल ऑफ फिलॉसफी से मुराद यहाँ पे ये है कि प्लाटो के माइंड में ये चीज़ थी कि जो रूलर्स हैं वो फ़िलोसफर्स होने चाहिए, क्योंकि फ़िलोसफर्स उसके पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंटेलेक्चुअल पर्सनस होते हैं, कि मतलब कि वो एक ऑर्डिनरी मैन से हट के सोच सकते हैं और उनके पास रीज़न्स होती हैं। अब रीज़न्स किस बंदे के पास होती हैं? रीज़न्स उस बंदे के पास होती हैं कि जो बंदा इमेजिनेशंस कर रहा होता है, देन उनको फील करता है और फिर रियल लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करता है, और वो एक आम बंदे से हट के चीज़ों को देख रहा होता है, ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से प्लाटो ने जो आइडियल स्टेट में अपनी एक कंडीशन रखी वो थी रूल ऑफ फिलॉसफी, यानी कि जो रूलर्स हैं वो फ़िलोसफर्स हों। देन सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन से यहाँ पे मुराद ये है कि डिवीज़न ऑफ वर्क होनी चाहिए, मतलब कि वन मैन वन वर्क। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस तरह मैंने लिखा हुआ है कि फ़िलोसफर्स, रूलर्स एंड सोल्जर्स की एग्जांपल आपको दी है, तो स्पेशलाइजेशन का मकसद जो है वो ये है कि जो फ़िलोसफर्स हैं वो अपने फील्ड में रह के अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो पूरी करें, और जो रूलर्स हैं जो उनको ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं वो उसी डोमेन में रह के अपने काम को सरअंजाम दें। और जो सोल्जर्स हैं वो डेफिनेटली जो है कि मतलब कंट्री के डिफेंस के लिए काम करें, तो वो कंट्री की डिफेंस के लिए ही काम करें, ना कि कंट्री के दूसरे अफेयर्स के अंदर जो है वो अपनी इंटरफेरेंस शो करें। जैसा कि मोस्टली आजकल बहुत सारी कंट्रीज़ में ये हो रहा है, और स्पेशली पाकिस्तान में हो रहा है, कि मतलब कि हर जो ऑर्गन्स है वो दूसरे को सही तरह से काम करने नहीं दे रहा, और यहाँ पे वो एक ट्रिकोटोमी है, मतलब कि हर बंदा जो है वो बस दूसरे की जो पावर्स हैं उसमें अपनी इंटरफेरेंस करके उसको उसकी जो ड्यूटीज़ है वो परफॉर्म करने नहीं देता। तो लेट्स
जो हमने अब प्लाटो की जो इस चीज़ में हमने चीज़ सीखी वो ये कि स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क होनी चाहिए, कि जो काम जिस बंदे को असाइन किया गया वो अपने उसी डोमेन में रह के वो काम परफॉर्म करे। देन थर्ड वन इज़ एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म से मुराद होता है कि सुप्रीम पावर, मतलब कि जब रूल ऑफ फिलोसफी होगी, फिलोसफर्स रूल कर रहे हैं और एक स्टेट को वो रन कर रहे हैं, तो जो उनकी पावर्स होगी, उनके जो एक्ट्स होंगे, उनके जो ऑर्डर्स होंगे वो सुप्रीम होंगे। कोई भी ऐसा लॉ नहीं होगा जो कि उनके बनाए हुए लॉ से ऊपर हो। वो जो बात कहेंगे वही ही लॉ होगा। ये है एब्सोल्यूटिज्म। देन फोर्थ वन पे उसने आइडियल स्टेट के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया वो इक्वालिटी का। अकॉर्डिंग टू प्लाटो मैन एंड वुमेन आर इक्वल। और प्लाटो ने यहाँ पे आके जो एक चीज़ इक्वालिटी पे बात की वो ये है कि अगर एक औरत है तो वो भी अगर रीजंस रखती है और इंटेलेक्चुअल पर्सन है तो वो भी रूलर बन सकती है। ये एक अच्छी चीज़ थी कि जो उसने आइडियल स्टेट के बारे में वीमेन एम्पावरमेंट पे भी बात की। मतलब कि अगर एक औरत एक दूसरे मर्द के मुकाबले में इंटेलेक्चुअल थिंकिंग रखती है और अपनी रीजंस को पेश करती है तो वो भी रूलर बन सकती है। देन कम्युनिज़म। अब ये जो कम्युनिज़म का जो पॉइंट प्लाटो ने अपनी आइडियल स्टेट में दिया, उसको आपने कार्ल मार्क्स की कम्युनिज़म थ्योरी से जो है वो उसको ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि ये जो कम्युनिज़म का पार्ट है इसमें प्लाटो ने जो फिलोसफर, रूलर्स और सोल्जर्स हैं, जो 3 क्लासेस हैं स्टेट को चलाने के लिए, इसका एक बड़ा ही अजीब सा उसने कॉन्सेप्ट दिया है। उसका ये कहना है कि जो फिलोसफर, रूलर्स और सोल्जर्स हैं इनको फैमिली अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इनका इंटरेस्ट जो है वो मनी की तरफ नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये अपनी सारी की सारी जो अटेंशन है वो एक स्टेट की जो है वो वेलफेयर के लिए डिवोट कर दें, जो कि आजकल पॉसिबल नहीं है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था ताकि वो इन चीज़ों से हट के जो है वो सारी की सारी अपनी जो मेहनत और जो उनकी स्ट्रगल्स हैं वो जो एक स्टेट की वेलफेयर के लिए परफॉर्म करें। देन हम बात करेंगे जस्टिस की। तो प्लाटो की आइडियल स्टेट में जो 6 पॉइंट है वो जस्टिस है। पर्सन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सोसाइटीज टुगेदर इन अ हार्मोनियस वे, वर्क असाइन टू एवरीवन्स एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। जस्टिस से मुराद क्या होता है कि किसी भी इंसान का हक जो है वो उससे नहीं लेना चाहिए। हर इंसान को जो है वो इक्वालिटी मिलनी चाहिए। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ भी हों तो उनको भी जो उनकी फ्रीडम है, लाइक रिलीजियस इंडिपेंडेंस उन्हें होनी चाहिए, और वो अपने सारे जो पर्सनल अफेयर्स हैं उसको वो इजीली परफॉर्म कर सकें। और हर बंदा जो है वो मतलब कि उसको जो काम या जो टास्क आपने असाइन करना है तो वो उसकी एबिलिटी और एप्टीट्यूड के मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं कि एक बंदे को हम फेवर कर रहे हैं, जो कि हमारे आजकल कंट्री के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर फेवरेटिज्म का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। देन वी विल टॉक अबाउट रिस्टोक्रेसी। रिस्टोक्रेसी को अगर हम उर्दू में कहें तो ये एक मखसूस तबके की हुकूमत होती है। तो अकॉर्डिंग टू प्लाटो, रूलिंग पावर मस्ट नॉट बी गिवन टू एन ऑर्डिनरी मैन। प्लाटो का ये सोचना था कि जो रूलिंग पावर है वो एक कॉमन मैन को नहीं देनी चाहिए। इसके पीछे अब ये स्टोरी है कि जो कॉमन मैन होता है वो शुरू से ही मतलब कि अपनी टेंशन्स और जो उसकी खामियां होती हैं वो उनको ही देखता आ रहा होता है, और उसका जो एक वे ऑफ थिंकिंग होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होता, वो उन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाता है। तो जो एक फ़िलासफ़र होगा वो उसकी निस्बत जो है वो अच्छे डिसीजन लेगा, वो अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स और स्कीम्स बनाएगा। तो अरिस्टोक्रेसी का मतलब ये था कि रूलिंग पावर मस्ट नॉट बी गिवन टू एन ऑर्डिनरी मैन। देन 8th पॉइंट पे है सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इन एवरी कंट्री एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। अगर हम आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो वो कंट्री उतनी ही प्रोस्पेरस होगी। लाइक द एग्जांपल्स ऑफ इंग्लैंड, यूएसए, उनके क्लासरूम्स जो हैं और उनका जो पैटर्न ऑफ स्टडी है एक डिफरेंट ही सिनेरियो नज़र आता है। तो जब एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो देन जो है वो आप उसके जो हैं वो फ़ायदे हासिल कर सकते हैं एक अच्छी स्टेट के। और 9th पॉइंट पे जो एक मज़े का पॉइंट उसने अपनी आइडियल स्टेट में रखा वो ये था कि रिस्ट्रिक्शन ऑन हार्मफुल आर्ट एंड लिटरेचर। अकॉर्डिंग टू प्लाटो उसका एक ये कॉन्सेप्ट था कि आपका जो लिटरेचर और आपके जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर कुछ उसने रिस्ट्रिक्शन पुट कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह के म्यूज़िकल पोइट्री होगी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मतलब कि रूलर्स को जो है ना वो कवर्ड बना देते हैं। तो उसके लिहाज से जो एक रूलर है वो एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसे हमेशा इमोशनल नहीं होना चाहिए, वो अपनी कंट्री के वेलफेयर के लिए जो भी उसको अच्छा लगता है वो करे।
ना कि वो अपनी इमोशन से काम लें। तो ये था मकसद रिस्ट्रिक्शन ऑन हार्मफुल आर्ट एंड लिटरेचर। तो ये हार्डली 9 पॉइंट्स थे जो प्लाटो ने अपनी आइडियल स्टेट में दिया, जिसको आप इजीली सिर्फ इनकी हेडिंग्स याद करके ही आप इन पे चीज़ें लिख सकते हैं। तो देन जब कोई भी थ्योरी पेश की जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पर कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म तो होती है। तो इसी तरह 3 से 4 पॉइंट्स जो हैं वो इस थ्योरी पे क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए। जिस तरह के नंबर 1 पे है इम्प्रैक्टिकेबल, मतलब कि ये रियल लाइफ में इसको आप प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते इस तरह की थ्योरी को। लेक ऑफ इंटरेस्ट, अब लेक ऑफ इंटरेस्ट से मुराद ये क्या है कि मतलब कि ह्यूमंस के जो मतलब के राइट्स हैं उनको इग्नोर कर दिया गया। नंबर 3 पे डिफेक्टिव स्कीम ऑफ एजुकेशन। अब डिफेक्टिव स्कीम ऑफ एजुकेशन का क्रिटिसिज्म का मकसद क्या था, ये हम आगे जाके एजुकेशन जब थ्योरी को डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि प्लाटो ने जो एजुकेशनल थ्योरी पेश की थी उसका जो एजुकेशन का सिस्टम था इट वाज टू लेंथी प्रोसेस। मतलब कि उसमें उसने 2 पोर्शन डिवाइड किए, एक 10 साल का था, फिर वो 15 साल मज़ीद उस पर लेता है। तो वो इस वजह से इसकी जो थ्योरी को वो डिफेक्टिव स्कीम ऑफ एजुकेशन कहा गया। देन फाइनली अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। अब ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट इसको क्यों कहा गया, क्योंकि जो प्लाटो ने कम्युनिज़म का एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया कि जो रूलर्स, फिलोसफर्स और सोल्जर्स हैं उनको वर्ल्डली अफेयर्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उन्हें अपनी सारी अटेंशन और उनकी जो सारी स्ट्रगल्स हैं वो स्टेट की वेलफेयर के लिए सर्व कर देनी चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ फिलोसफर्स ने कहा कि इट वाज अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर। तो ये 4 पॉइंट आप क्रिटिसिज्म में भी लिख सकते हैं। इट वाज द प्लाटोज थ्योरी अबाउट आइडियल स्टेट। और ये एक छोटा सा लेक्चर था जिससे हमने फिलोसफी सेक्शन से स्टार्ट ले लिया। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्लाटो की एजुकेशनल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। उसमें उसने जो अपनी एजुकेशनल स्कीम में जो डिफरेंट सेक्शंस बनाए थे उसको डिस्कस करेंगे। सो इट वाज द लेक्चर अबाउट प्लाटो आइडियल स्टेट थ्योरी। थैंक्स एंड इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।